हेलो फ्रेंड्स, आज इंडियन मैप के बारे में जितने भी सारे इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सभी बात जानेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने एक एक करके सारे स्टेट के बारे में जान लिया था और आज देखेंगे जैसे पर्वत के तो सिर्फ नाम दिया हुआ है, तो इसका सेपरेट वीडियो लाएंगे सिर्फ पर्वत के बेसिस पे। तो इसमें पर्वत के नाम दिया हुआ है जिसमें काराकोरम, जिसको K2 से इंडिकेट करते 4611 मीटर है। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, डाफला, मिसमी, पटकोई, बूम, नागा, मिजो, अलुशाई, गारो, खासी व जयंतिया, राजमहल, अरावली, गिर, विंध्याचल, सतपुरा, अजंता, मैकाल, रामगढ़, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट जो है यहाँ पर कलसुबाई 1646 और महाबलेश्वर 1438 मीटर है। पश्चिम घाट में प्रेजेंट है। पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी 1501 मीटर है। नीलगिरी में डोडा बेटा ये पर्वत है जो 2636 मीटर है। अन्नामलाई अनाई मूडी जिसको कहते हैं 2695 मीटर है। कार्डमम जिसको इलायची सबसे निचली पर्वत ये कार्डमम है। तो ये पर्वत के बारे में सिर्फ नाम दिया था, बाकी और सारा चीज़ में देखेंगे, जिसमें सबसे पहले देख लेते हैं। अभी तक तो पर्वत के बारे में, पर्वत के बाद दर्रा आता है। तो दर्रा में देख सकते ये दर्रा है, यानी कि पहाड़ पर्वतों के बीच वाला जगह। दो पहाड़ों के बीच सकरे रास्ते को दर्रा कहते हैं, जहाँ से आवागमन किया जा सकता है, तो दर्रा वही कहलाता है। दो पहाड़ों के बीच सकरे रास्ते को दर्रा कहते हैं जहाँ से आवागमन किया जा सकता है। तो जैसे बुर्जिल्ला दर्रा का किसके किसके बीच में, तो श्रीनगर और गिलगित के बीच, यानी कि मध्य एशियाई है। जो जिला दर्रा ये श्रीनगर और कारगिल के बीच है, जो लेह कश्मीर घाटी को जोड़ने का काम करता है। काराकोरम दर्रा भारत और चीन के बीच है। ये दर्रा सबसे ऊंचा 2600 मतलब 5664 मीटर है। बनिहाल दर्रा जम्मू प्लस पंजाब के बीच है। पीर पंजाल श्रेणी में जवाहर सुरंग इसी में है, बनिहाल दर्रा में। बनिहाल दर्रा जम्मू प्लस पंजाब के बीच है। ये पीर पंजाल श्रेणी में जवाहर सुरंग इसमें। जैसे यह भारत के सबसे ऊपर वाला जम्मू कश्मीर का पिक्चर है, जिसमें बनिहाल दर्रा, जो जिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, बुर्जिला दर्रा, ये सब आप देख सकते हैं। जिसमें बनिहाल दर्रा इसके बीच वाला है। फिर यहाँ पर जो जिला दर्रा ऐसे खुला हुआ है, काराकोरम दर्रा ऐसे है, फिर बुर्जिला दर्रा ऐसे है। तो ये सब दर्रा ध्यान रखिए कि कौन कहाँ पे है। बारालाचला लेह और मनाली के बीच स्थित है। बारालाचला शिव किला शिमला और तिब्बत के बीच है। रोहतांग शिमला और पंजाब के बीच ये दर्रा है। उसके बाद नीति जो दर्रा है उत्तराखंड और तिब्बत के बीच है। इसी के द्वारा कैलाश की यात्रा होता है उत्तराखंड। धर्मा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत के बीच ये भी है। लेपुलेख उत्तराखंड और तिब्बत प्लस नेपाल, ये तीनों के बीच लेपुलेख दर्रा है। उसके बाद माना जो दर्रा है कुमायूं और गढ़वाल के बीच है। तो माना दर्रा, नीति दर्रा, धर्मा और लेपुलेख देख सकते इसमें दिया हुआ। नाथुला दर्रा सिक्किम और तिब्बत के बीच है। यह 1962 से बंद था, 2015 में खोला गया। यह चुम्बी घाटी को जोड़ता है। नाथुला दर्रा यह चुम्बी घाटी को जोड़ता है। जय लेपला सिक्किम और तिब्बत के बीच है। जय लेपला और बोमडिला तवांग घाटी और तिब्बत के बीच स्थित है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार से होकर ये गुजरता है, अरुणाचल प्रदेश प्लस म्यांमार। यांग्यापा दर्रा अरुणाचल प्रदेश और ये म्यांमार से जुड़ता है। तुजू दर्रा मणिपुर और म्यांमार से ये जुड़ता है, तुजुपुर। तो देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे सिक्किम है, फिर मणिपुर है। तो ये सब अलग अलग दर्रा जोड़ने का काम करता है। जैसे दिकू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के साइड, यांग्यापा ये अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी साइड है। बोमडिला यह उत्तरी और पश्चिमी साइड है। फिर जलेपाला, नाथुला ये सब दर्रा के नाम है। तुजुला तो ये दर्रा है। फिर है बुरहानपुर, यह भूसावल प्लस नेपानगर
को जोड़ता है थाल घाट। मुंबई और नासिक को जोड़ता है भोर घाट। मुंबई और पुणे को जोड़ता है, इसी के रास्ते चेन्नई जाते हैं। पाला घाट कोच्चि और कोयम्बटूर को जोड़ता है। फिर सेनकोट तिरुअनंतपुरम और मदुरै को जोड़ने का काम करता है। तो ये सब देख सकते हैं, ये पालघाट दर्रा, सेनकोटा दर्रा। तो इससे रिलेटेड भारत का सबसे ऊंचा, इसमें से आप पढ़ सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को बना सकते, क्वेश्चन बनाने के बाद ही बहुत फ़ायदा होगा। अब मानसून की बात करते हैं, मानसून के बारे में बात करते हैं। तो मानसून की प्रथम बार वर्णन अल मसूदी ने किया। अल मसूदी ने मानसून का प्रथम बार वर्णन किया। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। इसकी उत्पत्ति मौसम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाली पवन। ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाली पवन मौसम उसको कहते हैं, जिसको मानसून कहते हैं। वायु की दिशा का नामकरण इस आधार पर होता है कि वह किस दिशा में आ रही है। तो वायु की दिशा का नामकरण इस आधार पर होता है कि वह किस दिशा में आ रही है। भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा में आता है। मानसून 1 जून को केरल के मालाबार तट से टकराता है। मानसून जो है 1 जून को केरल के मालाबार तट से टकराता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। यह सबसे अंत में पंजाब में पहुंचता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु तथा कच्छ में वर्षा नहीं होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु तथा कच्छ में वर्षा नहीं होती है। इसका कारण जो होगा मानचित्र में समझेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखा में बंट जाता है, एक अरब सागरीय शाखा और एक बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। अरब शाखा की कुछ भाग नर्मदा घाटी व गुजरात में वर्षा कराती है। अरब सागरीय शाखा का कुछ भाग नर्मदा घाटी व गुजरात में वर्षा कराती हुई आगे बढ़ती है। इस शाखा से राजस्थान में वर्षा नहीं होता है। यह शाखा दिल्ली के रायसीना की पहाड़ी से टकराकर वर्षा कराती है और आर्द्रता कम होने पर वहीं रुकी रहती है। तो यहाँ पर है अरब सागर शाखा की कुछ भाग नर्मदा घाटी व गुजरात में वर्षा कराती है हुई आगे बढ़ती है। तो वर्षा कराते हुए आगे बढ़ती है। इस शाखा से राजस्थान में वर्षा नहीं होती। यह शाखा दिल्ली के रायसीना की पहाड़ी से टकराकर वहीं पर ये वर्षा कराती है और आर्द्रता वहाँ के कम होने पर वहीं रुकी रहती है। अरब सागरीय शाखा। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा का कुछ भाग सोमेश्वर राजमहल की पहाड़ी से टकराकर बिहार में वर्षा कराती है। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा का कुछ भाग सोमेश्वर राजमहल की पहाड़ी से टकराकर बिहार में वर्षा कराती है। कुछ भाग, तो यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा कहाँ पर टकराती है, तो सोमेश्वर राजमहल की पहाड़ी से टकराकर बिहार में वर्षा कराती है। कुछ भाग गारो खासी जयंतिया में फंसकर निकल नहीं पाती, मतलब वहाँ पे गारो खासी ये सब जो पर्वत है वहाँ पे फंसकर निकल नहीं पाती है और मानसीराम में सर्वाधिक वर्षा कराती है। इसका कुछ भाग ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो असम में प्रवेश कर पहाड़ी से टकराकर असम में वर्षा कराती है। इस मानसून की एक शाखा गारो की पहाड़ी से टकराकर बाई ओर घूम जाती है और झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी वर्षा कराती है। तो ये बहुत अच्छी बात लिखा हुआ है कि जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा होती है तो वो सब ब्रह्मपुत्र नदी घाट असम में तो प्रवेश कर जाती है। इसी मानसून की एक शाखा जो होता है गारो की पहाड़ी से टकराकर बाई ओर घूम जाती है, जिसके कारण झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा गंगा के मैदान में वर्षा कराते हुए दिल्ली की ओर बढ़ती है और अरब सागरीय शाखा से मिल जाती है और दिल्ली में पुनः वर्षा कराती है। अब दोनों शाखा आगे बढ़ती है और अंत में पंजाब राज्य में जाती है। सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में तथा सबसे कम वर्षा लेह में होती है, जिसके कारण मानचित्र में देखें अब तक सितंबर का महीना आ चुका होता है और मानसून लौटने लगता है। लौटने के कारण मानचित्र में समझेंगे लौटी मानसून की दिशा उत्तर पूर्व होता है। लौटी मानसून की दिशा उत्तर पूर्व होता है। इसे उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटता मानसून का निवर्तन यानी कि रिट्रिएटिंग कहते हैं।
मानसून की दिशा उत्तर पूर्व होता है। इसे उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटता मानसून या मानसून का निर्वर्तन कहते हैं। लौटते मानसून के कारण उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में लौटते मानसून के ही कारण उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में चक्रवात आते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में वर्षा होती है। लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। अब पश्चिम विक्षोभ, यह ठंड यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यह ठंड के दिनों में भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। पश्चिमी विक्षोभ, यह ठंड के दिनों में भूमध्य सागर में होती है। इसे जेट स्ट्रीम भारत की ओर लाती है। पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर भारत में ठंड के कई दिनों में वर्षा पश्चिम विक्षोभ से होती है। इसका कारण मानचित्र में होगा। पंजाब में इस वर्षा को रबी फसल का टॉनिक कहते हैं। जो वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है, तो पंजाब में इस वर्षा को रबी फसल का टॉनिक कहते हैं। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है उसको राजस्थान में मावट कहते हैं और पंजाब में रबी फसल का टॉनिक कहते हैं। केरल में लैटराइट मृदा है तथा मसाला का उत्पादन अधिक होता है। इसका कारण भी मानचित्र में सब दिया हुआ। कुल वर्षा जो होता है यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून 80% कराता है। उत्तरी पूर्वी मानसून यह लगभग 17% कराता है। पश्चिम विक्षोभ यह 3% कराता है। तो इस तरीके से मानसून से रिलेटेड जितना सारा इस बुक में क्वेश्चन था वो सब देख लिए। अब भारत की भौगोलिक विशेषता बात करते हैं। भारत की भौगोलिक विशेषता, तो अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 सेकेंड उत्तर से 8 डिग्री 4 सेकेंड उत्तर से 37 डिग्री 6 डिग्री उत्तर तक, तो इसका ये विस्तार है 8 से लेकर 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तर तक। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 सेकेंड पूरब से 97 डिग्री 25 सेकेंड पूरब तक। तो यहाँ पर ये 68.7 इतना तक। तो यहाँ पर उत्तर से अक्षांशीय विस्तार, दक्षिण से उत्तर और पूरब पश्चिम से पूरब होना चाहिए। तो इस तरह के ये अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 सेकेंड पश्चिम से मतलब दक्षिण से 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तर तक। उस तरीक़ा से देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 सेकेंड पश्चिम से 97 डिग्री 25 सेकेंड पूरब तक ये विस्तार है। तो ये ध्यान रखिए। भारत की आकृति जो है चतुष्फलीय है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। तो ये पूरा दिया हुआ है लंबाई 29, 33 और 32, 14। तो 2933 किलोमीटर है पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण 32 और 14 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। पूरे दुनिया में जो क्षेत्रफल है उसका 2.42% भारत का है। भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व जनसंख्या का 17.5% है। भारत की जनसंख्या 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे विश्व में सबसे उत्तर बिंदु में इंदिरा काल यानी कि जम्मू एंड कश्मीर है। तो सबसे दक्षिण बिंदु में इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार है। तो देख सकते हैं इंदिरा कॉल और कीवित वलांगू सरकीक ये सब है इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, मुख्य भूमि का जो दक्षिण बिंदु है वह कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में है। सबसे पूर्वी बिंदु बलागू जो कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु, यहाँ पर देख रहे पूर्वी बिंदु बलागू जो कि अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिम बिंदु सरक्रिक जो कि गुजरात में है। तो ये सब लास्ट वाला बिंदु ध्यान रखिए। सबसे पूर्वी बिंदु
बलाग जो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पश्चिम बिंदु, सर क्रीक जो कि गुजरात में, क्षेत्रफल के अनुसार बड़े देश तो ऑस्ट्रेलिया जो होता है 7वां नंबर पर आता है। रूस सबसे पहला, तब कनाडा में सबसे ज़्यादा, तब चीन, तब यूएसए, तब ब्राज़ील, तब ऑस्ट्रेलिया, तब भारत। तो सबसे पहले रूस है, तब कनाडा, रुक, चीऊ, फिर ब्रा आभा। तो ऐसे करके आप याद रख सकते, रुक, चीऊ, ब्रा आभा। रुक यानी कि रूस हो गया, क से कनाडा हो गया, ची से चीन हो गया, चीऊ, ऊ से यूएसए हो गया, ब्राज से ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया, आ से हो गया, और भारत। तो ऐसे करके याद रख सकते। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे दूसरा देश है, चीन, भारत, तब तीसरा अमेरिका, यानी कि पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका है। अब भौगोलिक सीमा, भारत की स्थलीय सीमा जो है वह 15,200 ये स्थलीय सीमा है। मुख्य सीमा मतलब 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। स्थल जो सीमा है इतना है। मुख्य भूमि का तटीय सीमा, यानी कि जो मुख्य भूमि है उसका तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। कुल भूमि का तटीय सीमा 7516.5 किलोमीटर मुख्य भूमि, जिसमें अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप आता है, वो सब मिलाकर कुल भूमि का तटीय सीमा, यानी कि नदी से छूता हुआ जो सीमा दिखाई देता है वह 7516.5 किलोमीटर है मुख्य भूमि, प्लस अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप को भी मिलाकर है। भारत की सबसे बड़ा जलीय सीमा वाला राज्य है वह गुजरात है। भारत के स्थलीय सीमा से सटे देश बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो भारत के स्थलीय सीमा से सटे देश का नाम है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो बचपन में भी ऐसे करके भी ट्रिक दिया हुआ, आप याद कर सकते। भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश से यह जुड़ता है, जो कि 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से ये जुड़ता है। रिमार्क, अफगानिस्तान की सीमा वर्तमान में भारत से नहीं लगती है। अफगानिस्तान की सीमा भी वर्तमान में इससे नहीं लगता। भारत के तटीय राज्य 9 है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत के तटीय राज्य 9 है, जिसका नाम है गुजरात। यहाँ पे भारत के 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित सीमा समुद्र से लगती है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेश में है अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और दमन द्वीप। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर पर स्थित 8 राज्य, यानी कि कर्क रेखा पर स्थित जो 8 राज्य का नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्व पर स्थित 5 राज्य है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर पर स्थित 8 राज्य देख लिए, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब है। समय रेखा में हो गया 82.5 डिग्री पूर्व पर स्थित 5 राज्य में है। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। भारतीय मानक समय माना जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को। भारत की मानक समय रेखा GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत की मानक समय रेखा GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश।
अब इससे रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है। भारत जो प्रेजेंट है कौन सा गोलार्ध में है, भारत की आकृति कैसी है, इस तरह का। अब उसके बाद यहाँ भौतिक विभाजन। भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं पर यह पठार है, कहीं पे ऊंचे पर्वत तो कहीं समतल मैदान। तो पर्वत भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर्वतीय क्षेत्र है। पहाड़ी पूरे क्षेत्रफल का 18.6% भारत में पहाड़ है। पठार सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र पठार है जो एक ही जगह पर है 27%। मैदान 43%। सबसे विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र मैदान है जो बिखरा हुआ है। हिमालय यह नवीन मुर्दार वलित पर्वत है। इसका निर्माण टर्शियरी काल में अल्पाइन हलचल के कारण इंडियन प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट के टकराने से थेसिस सागर के अवसाद यानी कि भूसन्नति से हुआ है। इसका आकार तलवार के समान है। यह पश्चिम में अधिक चौड़ा और पूर्व में कम चौड़ा है। पश्चिम में अधिक चौड़ा और पूर्व में कम चौड़ा। सबसे ऊंची पर्वत हिमालय है। सबसे लंबा पर्वत एंडीज रॉकी और हिमालय में आता है सबसे लंबा पर्वत। हिमालय के 4 भाग हैं, ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक। हिमालय के 4 भाग, ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। ट्रांस हिमालय में यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। इसके 4 भाग है ट्रांस हिमालय के, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन जो कि 8611 मीटर काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। माउंट राकापोशी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। इस चोटी की ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। तो माउंट राकापोशी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। इस चोटी का ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। बृहद हिमालय यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। बृहद हिमालय यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा हो गया, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसके कुछ प्रमुख शिखर है। तो बृहद हिमालय पर ही होता है। बंदर पूंछ और कामेट के बीच ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत है। बंदर पूंछ और कामेट के बीच ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत यहीं पे है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया उत्तराखंड, नेपाल और अरुणाचल प्रदेश। तो नंगा पर्वत हो गया बंदरपूंछ, कामेट, नंदा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा। तो ये सब जगह पे स्थित है। नाम चाबरवात नेपाल इतना दूर के क्षेत्र में विस्तृत है। मध्य हिमालय या लघु हिमालय हिमालय के यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है। यहाँ की औसतन ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। इसी के पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। तो यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। अब शिवालिक हिमालय यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिण तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है यानी कि नया बना हुआ भाग है जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है। इसका विस्तार पूर्व में पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर पश्चिम में भारत और म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले आराकाम पर्वत तक है। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां हैं जिसे दून और द्वार कहते हैं। तो इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां हैं जिसे दून और द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार, देहरादून। सचर जोन, ट्रास और बृहद। सचर जोन ट्रास और बृहद के बीच की भूमि को सचर जोन कहते हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट बृहद और मध्य के बीच स्थित है। बृहद सीमांत दरार, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, मध्य शिवालिक ये है। अब यहाँ पे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक।
तो सच्चर जोन जो हो गया ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के बीच वाला जोन को कहते हैं। उसके बाद है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, बृहद हिमालय मध्य हिमालय के बीच वाला जगह को कहते हैं। मध्य हिमालय और शिवालय के बीच वाला जगह को मेन सीमांत दर्रा कहते हैं। तो ये सब नाम है। यहाँ पर है कि अनुप्रस्थ घाटी, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी एवं काठमांडू घाटी। और अनुदैर्ध्य घाटी हो गया पश्चिम में दूर, पूर्व में द्वार। अब नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहाज, ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालय के 4 हो गया भाग। तो सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहाज। तो पंजाब हिमालय सबसे पहले बात करते हैं। सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का भाग पंजाब हिमालय कहलाता है। तो सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का भाग पंजाब हिमालय कहलाता है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। यहाँ पर जाफरान की खेती होती है, जाफरान की खेती यहीं पर होती है। और कुमायूं हिमालय, सतलज नदी से काली नदी के बीच का भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का भाग, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच वाला भाग पंजाब हिमालय कहलाता है। और सतलज और काली जो इन दोनों के बीच वाला जगह को कुमायूं हिमालय कहते हैं। तो ये नाम ध्यान में रख लीजिए। पंजाब हिमालय सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का भाग पंजाब हिमालय कहलाता है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। यहाँ पर जाफरान की खेती होती है। कुमायूं हिमालय, सतलज नदी से काली नदी के बीच का भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। सतलज नदी से काली नदी के बीच का भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। इसका विस्तार उत्तराखंड में है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय का लंबाई जो है वह 320 किलोमीटर है। और काली, सतलज और काली नदी के बीच प्रेजेंट है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियाँ इसी पर है। नेपाल हिमालय, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का भाग नेपाल हिमालय कहलाता है। इसका विस्तार नेपाल में है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा प्रमुख चोटी इसी पर है। तो नेपाल हिमालय के बारे में देख लिए कि काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का भाग नेपाल हिमालय कहलाता है। इसका विस्तार मुख्यतः नेपाल में है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा प्रमुख चोटी इसी पर है। असम हिमालय, तीस्ता नदी से दिहांग नदी, तीस्ता नदी से दिहांग नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र के बीच के भाग असम हिमालय कहलाता है। इसका लंबाई 720 से 750 किलोमीटर है। तो इस तरह के 4 भाग देख लिए। असम हिमालय हो गया, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय और कुमायूं हिमालय देख लिए। अब प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत का पठार देख लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय नर्मदा नदी के 2 भाग है, एक मध्यवर्ती उच्च भूमि, एक दक्कन का पठार। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में जो है मालवा, बघेलखंड, बहोलखंड, विंध्याचल, छोटा नागपुर, मेघालय। तो ये मध्यवर्ती उच्च भूमि में आता है। तो मालवा, बघेलखंड, बहोलखंड, विंध्याचल, छोटा नागपुर, मेघालय। छोटा नागपुर कोडरमा, हजारीबाग, रांची में स्थित है। छोटा नागपुर जो है वह तीनों क्षेत्र में स्थित है। अब दक्कन का पठार जो है वह विदर्भ का पठार, बस्तर का पठार, तेलंगाना का पठार, धारवाड़ का पठार, तमिल का पठार, ये सब भाग में डिवाइड है। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार देख लिए। भारत का सबसे बड़ा पठार जो है वह दक्कन का पठार है। भारत के सबसे ऊंचा जो पठार है लद्दाख का पठार है। सर्वाधिक कोयला छोटा नागपुर दामोदर घाटी का पठार है। सर्वाधिक कोयला जो है उत्पादन होता है छोटा नागपुर दामोदर घाटी का पठार से। सर्वाधिक खनिज जो होता है वह धारवाड़ का पठार से उत्पन्न होता है। पश्चिम तथा पूर्वी घाट पर्वत पठार का कागार का काम करता है। पश्चिम तथा पूर्वी घाट पर्वत पठार के कागार का काम करता है। अब झील, वैसा जलीय क्षेत्र जिसके जल का स्रोत पृथ्वी के अंदर से हो झील कहलाता है। वैसा जलीय क्षेत्र जिसके जल का स्रोत पृथ्वी के अंदर से हो वो झील कहलाता है। यहाँ पे कालडेरा झील, ज्वालामुखी निर्मित झील को कालडेरा झील कहते हैं। ज्वालामुखी
से जो झील बनता है उसको काल्डेरा झील कहते हैं। दूसरा में क्रेटर झील, उल्का पिंड निर्मित झील के क्रेटर झील कहते हैं। जो उल्का पिंड से झील का निर्माण होता है उसको क्रेटर झील कहते हैं। उसके बाद उल झील हो गया, मतलब डल झील है यहाँ पर, जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर का गहना कहते हैं डल झील को, जम्मू कश्मीर में जो प्रेजेंट है श्रीनगर का गहना कहते हैं। बुलर झील, जम्मू कश्मीर, भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी बुलर झील में प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर है नाग शब्द वाले झील जम्मू कश्मीर, ताज शब्द वाले झील उत्तराखंड। नाग शब्द वाले जो होते हैं जहाँ पे आपको दिखाई देगा तो वह जम्मू कश्मीर का झील होगा, और ताल शब्द जो दिखाई देगा वह उत्तराखंड का झील होगा। चेलामू झील, यह सिक्किम जो कि भारत का सबसे ऊंचा झील है, चेलामू झील। उसका बाद लोकटक झील, मणिपुर, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील यह है। लोकटक झील मणिपुर में जो प्रेजेंट है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। तो यहाँ पर है कि मणिपुर में स्थित है लोकटक झील, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क, यानी कि तैरता हुआ भी पार्क है यहाँ पर। चिल्का झील उड़ीसा में है, खारे पानी का सबसे बड़ा लैगून झील है। चिल्का झील उड़ीसा में जो खारे पानी का सबसे बड़ा लैगून वाला झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील का तो 16% तमिलनाडु में पड़ता है। यह झील सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास स्थित है। तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में तथा 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। यह झील सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास स्थित है। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। भारत का सबसे लंबा झील वेम्बनाड झील है। उसका सांभर झील राजस्थान में है, वहाँ पे सर्वाधिक खारा पानी मिलता है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र के क्रेटर से निर्मित है। लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है। निजाम सागर झील हैदराबाद में है। निजाम सागर और हुसैन सागर ये दोनों झील हैदराबाद में है स्थित। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, लैगून झील आंध्र प्रदेश में है। यह एक तरह का लैगून झील है, कोलेरू झील। अब उसी के बारे में है यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य झील से रिलेटेड देख लेते हैं कि भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील वुलर झील हो गया। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो गया चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का अंत जो स्थलीय झील वह सांभर झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का अंत स्थलीय झील जो है वह सांभर झील जो कि राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील। भारत की सबसे लंबी झील हो गया वेम्बनाड झील। भारत की सबसे ऊंची झील चेलामू झील हो गया। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो हो गया गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। तो यह सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया हुआ है तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जलप्रपात या झांसा या वाटरफॉल से रिलेटेड क्वेश्चन को। तो जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदी का पानी पहाड़ के चट्टान से भूमि पर गिरता है, तो उस स्थल को जलप्रपात कहते हैं। जाग, गरसोप्पा, महात्मा गांधी, ये शरावती नदी ऊंचाई 253 मीटर से गिरता है। तो जाग, गरसोप्पा, महात्मा गांधी, शरावती नदी यानी कर्नाटक से गिरता है, कर्नाटक में है और ऊंचाई 253 मीटर है। गोकक जलप्रपात कावेरी नदी से गिरता है। शिव समुद्रम कावेरी नदी से गिरता है। ये नर्मदा नदी यानी कि मध्य प्रदेश में वहाँ से गिरता है। धुआंधार यह नर्मदा नदी जो कि जबलपुर में है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी से गिरता है, मंदसौर में है। पुनासा ये भी चंबल नदी से गिरता है जो कि राजस्थान में है। हुंड्रू का जलप्रपात यह झारखंड में है।
स्वर्णरेखा नदी से गिरता है। चित्रकूट इंद्रावती नदी, चित्रकूट इंद्रावती नदी बस्तर भारत की नियाग्रा है। चित्रकूट इंद्रावती नदी बस्तर भारत का नियाग्रा। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा जो कि मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी से गिरता है। दूध सागर यह मांडवी नदी यानी कि गोवा कर्नाटक के सीमा पर स्थित है दूध सागर। अब कुचिकल वाराही नदी सबसे ऊंचा, यह कुचिकल वाराही नदी से गिरता है जो कि 455 मीटर ऊपर से गिरता है। ये देख लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही कर सकते हैं। भारत की जलवायु, तो जलवायु, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी मौसम के 35 साल के औसत को जलवायु कहते हैं। मौसम के 35 साल के औसत को जलवायु कहते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हो गया विषुवत रेखा से दूरी, समुद्र से दूरी, ऊंचाई हो गया, पर्वत हो गया, पवन हो गया, जलधारा, ये सब से निर्भर करता है जलवायु। मृदा भूमि के ऊपर पाए जाने वाली दानेदार परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने, उनमें वनस्पति या जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप लेती है। मतलब इतने सारे चेंजेस होते हैं मृदा भूमि के ऊपर पाए जाने वाली दानेदार, जो धरती है उसके ऊपर दानेदार परत है जिसका निर्माण चट्टानों के विखंडित, जो चट्टान होता है उसके टूटने से होता है, और उनमें जो वनस्पति या जीव के सड़ने गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप लेती है। मिट्टी का अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं, जिसको पेडोलॉजी कहा जाता है। भारत की मिट्टियों में इतने सारे मिट्टियाँ होती है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी। तो यहाँ पे टोटल 8 तरह की मिट्टी हो गया, जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, पर्वतीय, दलदली, मरुस्थलीय, लवणीय। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले मिट्टी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें ये है जलाकर लौट। तो ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, जलाकर लौट, जलोढ़, लाल, काली जिसको रेगुर मिट्टी कहते हैं, लौट मतलब लैटेराइट मिट्टी हो गया। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में है कि इसे दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से लाकर, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से लाकर मैदानी क्षेत्र में बिछा दी जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाए जाने वाले सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। यह 43% क्षेत्र पर पाई जाती है, नदी वाले क्षेत्र में देखी जाती है। इसका विस्तार उत्तर भारत में है। जब जलोढ़ में बहुत कम मात्रा में बालू हो तो उसे कॉप कहते हैं। जब जलोढ़ में अधिक मात्रा में बालू हो तो उसे अधिक मात्रा बालू मिल जाती है तो उसे दोमट कहते हैं। तो कॉप और दोमट, बालू ज़्यादा है तो दोमट और बालू की मात्रा कम हो तो उसको कॉप कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी के ही ये 2 प्रकार है, दोमट और कॉप। ये मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है तथा साथ ही गेहूँ, मक्का, तेलहन, आलू की खेती की जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और एक खादर। तो क्षेत्र भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान तथा तटीय मैदान में ये देखने को मिलता है। प्रचुरता, चूना पत्थर तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में ये होता है। कमी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है जलोढ़ मिट्टी में। अब लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल फेरिक ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। इसमें खनिज अधिक पाए जाते हैं। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है, किंतु यह खेती के लिए अच्छी नहीं होती। मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भाग में ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लाल मिट्टी देखने को मिलता है। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जब लाल मिट्टी जल सोख लेती है यानी कि जल योजित रूप में होती है, जब यह पीली दिखाई पड़ती है, ये 18% क्षेत्र पर पाए जाते हैं लाल मिट्टी। अब काली मिट्टी बात करते हैं। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है। काली मिट्टी, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इससे लावा निर्मित मिट्टी कहते हैं काली मिट्टी। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसे लावा निर्मित मिट्टी कहते हैं।
इसमें सर्वाधिक मात्रा में ह्यूमस होता है। यह मिट्टी सबसे ज़्यादा जल सोखती है। तो जो काली मिट्टी होता है वह सबसे ज़्यादा जल सोखती है और ये इसे लावा निर्मित मिट्टी भी कहते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में ह्यूमस होता है। यह मिट्टी सबसे ज़्यादा जल सोखती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहते हैं। इतने सारे नाम हैं। रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी, लावा मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण यह काला रंग का होता है। यह कपास तथा गन्ना के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी है। यह 13% क्षेत्र पर पाए जाते हैं। तो 43% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी और टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट यानी कि काली मिट्टी 13% क्षेत्रफल पर होता है। और यहाँ पर देख रहे 18% क्षेत्रफल पर लाल मृदा होता है। इसका क्षेत्र हो गया मध्य प्रदेश में काली मिट्टी होती है, महाराष्ट्र में होती है, कर्नाटक में। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तब विशाल चट्टान का फॉर्मेशन होता है। विशाल चट्टान से इस तरह की काली मिट्टी का बनता है। उसका लैटराइट मिट्टी बात करते हैं तो यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और अत्यधिक गर्मी पड़े तो लैटराइट। यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और अत्यधिक गर्मी पड़ती है। इसे मखमली मिट्टी भी कहते हैं। इसका निर्माण निक्षालन यानी कि लिचिंग जिसको लिचिंग द्वारा होती है। इस विधि में तेज वर्षा के कारण मिट्टी के छोटे छोटे कण भूमि के अंदर घुस जाते हैं जिसमें यह भूमि ऊपर से पथरीली दिखती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की भरपूर मात्रा होती है। तो यहाँ पर है कि कण भूमि के अंदर चले जाते हैं जिसमें यह भूमि ऊपर से पथरीली दिखती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की भरपूर मात्रा होती है। लौह ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल होता है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में देखने को मिलता। कुछ हिस्सों में उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। यह काजू मसाला, कॉफ़ी, इलायची तथा भवन कीट बनाने के लिए अच्छी है। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल है जिस कारण से मसालों का राज्य कहा जाता है केरल को। पर्वतीय मिट्टी, इस प्रकार की मृदा का विस्तार जो देखने को मिलता है पर्वतों पर देखने को मिलता है। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहीं इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमालय प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। यह अत्यधिक कठोर होती है जिस कारण वनस्पति का अभाव होता है। यहाँ जंगली झाड़ियाँ होती है और अल्पाइन वृक्ष पाया जाता है। यह भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। दलदली मृदा का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है। दलदली मृदा का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पति के सड़ने के कारण होता है। दलदली मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। दलदली मृदा का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो दलदली मृदा देख लिए कहाँ पे होता है? केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में। मरुस्थलीय या बलुई मृदा, तो ये नाम से पता चला है कि इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है। इसकी जल सोखने की क्षमता सबसे कम होती है। इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब तथा दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर खदान उगना संभव नहीं है, पर मोटा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, सरसों की खेती की जाती है। इस मिट्टी में खजूर, नागफनी, बबूल तथा कटीली झाड़ियाँ होती है। खजूर, नागफनी, बबूल। लवणीय मृदा, जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवणीय मृदा कहते हैं। लवणीय मृदा को रे कलर ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है। मुख्यतः फसलों उगाने के लिए भूमि का पीएच मान 6 से 7.5 के मध्य होनी चाहिए। अम्लीय मृदा, यह खेती के लिए
अच्छी नहीं है। मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। क्षारीय मृदा यह भी खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। जिप्सम का उपयोग क्षारीय में किया जाता है और चूने का उपयोग अम्लीय में किया जाता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ये सब क्वेश्चन कर सकते एक एक करके। राष्ट्रीय राजमार्ग से रिलेटेड बात करते हैं तो इसमें है, राजमार्ग का जनक अशोक को कहा माना जाता है। शेरशाह सूरी मार्ग, यह NH1 है। शेरशाह सूरी मार्ग NH1। ग्रैंड ट्रंक रोड GT रोड कहते हैं, वह NH1 प्लस NH2 को मिलाकर ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, GT रोड कहते हैं। NH नेशनल हाईवे। NH1 जो है दिल्ली और अमृतसर से जोड़ने का काम करता है, जिसको शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं। NH1A यह अमृतसर और श्रीनगर से जोड़ता है, NH1A। NH2 दिल्ली कोलकाता से यह जुड़ता है, NH2। NH3 आगरा और मुंबई से जोड़ता है, NH3। NH1 दिल्ली से अमृतसर, NH1A अमृतसर से श्रीनगर। NH2 दिल्ली से कोलकाता, NH3 आगरा से मुंबई। NH4 मुंबई से चेन्नई। NH5 चेन्नई से कोलकाता। NH6 जो है कोलकाता से मुंबई। NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता। NH8 दिल्ली मुंबई भाया, यानी कि दिल्ली मुंबई भाया जयपुर से होते हुए NH8। NH9 जो है वह पुणे और मछलीपट्टनम से जुड़ता है। NH10 दिल्ली से फाजिल्का से जोड़ता है। NH47A कोची से वेलिंगटन द्वीप, यानी कि 6.5 किलोमीटर सबसे छोटा ये है। NH47A कोची से वेलिंगटन द्वीप को जोड़ता है, 6.5 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज यह दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता दिल्ली को जोड़ता है, इसलिए स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ पे है कि यह दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, यानी कि चारों को जोड़ता है, इसलिए स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाता है। जो NH2 8 4 5 इससे जुड़ा हुआ है, NH2 8 4 5 ये चारों एक साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा पोरबंदर से सिलचर। पूर्व पश्चिम गलियारा पोरबंदर से सिलचर। उसके बाद यहाँ पर है कि उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी। उत्तर दक्षिण गलियारा हो गया श्रीनगर से कन्याकुमारी, और पूर्व पश्चिम गलियारा में हो गया पोरबंदर से सिलचर। रिमार्क ये दोनों गलियारा झांसी में एक दूसरे को काटते हैं, झांसी में ये दोनों एक जगह मतलब मिल जाते हैं। खरदुगला लेह मनाली मार्ग खरदुगला है, भारत का सबसे ऊंचा सड़क है। खरदुगला भारत का सबसे ऊंचा सड़क लेह मनाली मार्ग से जुड़ता खरदुगला जिसको कहते हैं। अब यहाँ पे है भारत का सबसे लंबा सड़क NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता हुआ NH44 है। नेशनल हाईवे के बारे में बात करते हैं तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास और रखरखाव करने का काम NHAI का है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव का करने का काम NHAI का है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। स्टेट हाईवे का निर्माण और रखरखाव स्टेट हाईवे राज्य लोक निर्माण विभाग SPWD करता है। स्टेट हाईवे का रखरखाव नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार 31 मार्च 2019 को राष्ट्रीय राजमार्ग का सर्वाधिक लंबाई 31 मार्च 2019 तक महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश यहाँ पर 17,757 किलोमीटर। उसके बाद सबसे सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में 17,757 किलोमीटर, तब उससे थोड़ा सा कम है
उत्तर प्रदेश में 11,737 किलोमीटर, तब राजस्थान में 10,342 किलोमीटर। पूर्वोत्तर राज्यों में असम में सबसे ज़्यादा है, तब अरुणाचल प्रदेश, तब मणिपुर में है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 है। NH-27 इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 4112 किलोमीटर है। ये राजमार्ग गुजरात के पोरबंदर से शुरू होता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए असम के सिलचर से के निकल NH-37 जंक्शन पर समाप्त होती है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH-27 है। ये जो है 4112 किलोमीटर है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरात पोरबंदर से शुरू होता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए असम के सिलचर के निकल NH-37 जंक्शन पर मिलते हैं। भारत के 7 राज्यों से होकर जाता है। इसे पूर्वी पश्चिम गलियारा भी कहते हैं, पूर्व पश्चिम गलियारा भी कहते हैं, जो कि 7 राज्यों से गुजर कर जाता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई गुजरात में है, यानी कि गुजरात में 974 किलोमीटर इसका सबसे ज़्यादा लंबाई है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई गुजरात में 974 किलोमीटर। भारत का दूसरे सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-44 है, जो कि नॉर्थ साउथ से जुड़ता है। ऊपर था ईस्ट वेस्ट से जुड़ने वाला और इधर नॉर्थ साउथ। इस राजमार्ग की लंबाई 31,717 किलोमीटर है, जो भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का दूसरे सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 हो गया। इस राजमार्ग की सबसे लंबाई 31,717 किलोमीटर, जो भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरता है। इसे उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर श्रीनगर से शुरू होता है और आगे यह राष्ट्रीय राजमार्ग हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। NH-14 किन किन महत्वपूर्ण सिटी से होकर गुजरता है? तो ये सब सिटी से होते हुए गुजरता है। श्रीनगर, पठानकोट, जालंधर, लुधियाना, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, झांसी, ग्वालियर, सागर, नागपुर, हैदराबाद, कुर्नूल, कन्याकुमारी। भारत के तो ये सब से गुजरता। भारत के पूर्वी, पश्चिम और दक्षिण उत्तर गलियारा एक दूसरे को झांसी में कट करते हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 327 भी है। 327 भी NH होने के बावजूद भी सिर्फ 1.2 किलोमीटर इसका लंबाई है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो पानी की टंकी से नेपाल बॉर्डर पर स्थित मेची पुल तक जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग पश्चिम बंगाल के राज्य में स्थित है, जो पानी की टंकी से नेपाल बॉर्डर पर स्थित मेची पुल तक जाता है। NH-1 जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित, जो बारामूला का लेह से जोड़ता है। NH-1 जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित है, जो बारामूला को लेह से जोड़ता है। NH-2 ये राष्ट्रीय डिब्रूगढ़ असम से तुंगपंग यानी कि मिजोरम तक जाता है। नोट करने वाला बात यह है कि पहले कोलकाता से दिल्ली तक राष्ट्रीय राजमार्ग को NH-3 के नाम से जाना जाता था। पंजाब स्थित अटारी से लेह तक जाता है। NH-4 के बारे में है कि अंडमान निकोबार में 230 किलोमीटर लंबा एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। पहले अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय राजमार्ग को NH-223 के नाम से जाना जाता था, अब इसको NH-4 के नाम से जाना जाता है। NH-7 जो है पंजाब के फाजिल्का से प्रारंभ होता है, जो हरियाणा होते हुए उत्तराखंड तक जाता है। तो NH-7 हो गया पंजाब के फाजिल्का से प्रारंभ होता है, जो हरियाणा होते हुए उत्तराखंड तक जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ से होकर गुजरता है। तो पंजाब के फाजिल्का से प्रारंभ होता है, जो हरियाणा होते उत्तराखंड तक जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ से होकर जाता है। NH-11
NH11 ये राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा को राजस्थान से जोड़ता है। NH11 जो हो गया वह हरियाणा को राजस्थान से जोड़ने का काम करता है। NH11 स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भारत का सबसे लंबी बड़ी राजमार्ग परियोजना है। 2001 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। परियोजना 2012 में पूर्ण हुई। इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। NH48 ये राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मुंबई होते हुए चेन्नई को जाता है, जिस कुल लंबाई 2807 किलोमीटर है, जो कि 7 राज्य से होकर जाता है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, चेन्नई, कोलकाता। NH19 ये राष्ट्रीय राजमार्ग कोलकाता से आगरा तक जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कोलकाता से आगरा तक जाता है, जो 4 राज्य से होकर गुजरता है। NH19 ये राष्ट्रीय राजमार्ग कोलकाता से आगरा तक जाता है, जो 4 राज्यों से होकर गुजरता है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो NH19 ये है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग कोलकाता से आगरा तक जाता है। तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश ये चारों से होकर गुजरता है। NH44 इस परियोजना में आगरा से दिल्ली तक का भाग NH44 का हिस्सा है। ये पूरी परियोजना भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। उद्देश्य इसका था 1000 से अधिक आबादी वाले गाँव को सड़कों के माध्यम से जोड़ना। जहाँ पे 1000 से अधिक आबादी वाला गांव है उसको सड़क से जोड़ने का ये था काम। उसके बाद राज्य राजमार्ग, भारत में सबसे राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे की लंबाई महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है, तब कर्नाटक, तब गुजरात। NH47 गुजरात से नागपुर, NH52 कर्नाटक से पंजाब, NH66 ये राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के पश्चिम तट पर। NH66 ये राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के पश्चिम तट पर स्थित राजमार्ग है। ग्रैंड ट्रंक रोड, भारत के सबसे पहले शेर शाह सूरी ने GT रोड का निर्माण किया था, जो बांग्लादेश के चटगांव से अफगानिस्तान के काबुल तक जाता था। न्यू GT रोड में NH3, NH44 प्लस NH19 शामिल है। महत्वपूर्ण तथ्य में देख लेते हैं कि भारत का सबसे लंबी नदी सेतु भूपेन हजारिका लंबाई। भारत की सबसे लंबी नदी सेतु भूपेन हजारिका, इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर लोहित नदी पर स्थित है। यह सबसे लंबी नदी सेतु है। भारत की सबसे लंबी नदी सेतु भूपेन हजारिका, जिसका लंबाई 9.15 किलोमीटर है, लोहित नदी पर स्थित है। इस सेतु को ढोला सादिया सेतु के नाम से भी जानते हैं। इसे असम का अरुणाचल से जोड़ता है। बिहार में भारत की सबसे लंबी नदी सेतु कच्ची दरगाह बिदुपुर सेतु बन रहा है। इसका लंबाई 9.76 किलोमीटर है, जो गंगा नदी पर स्थित है। तो बिहार में भारत की सबसे लंबी सेतु कच्ची दरगाह बिदुपुर सेतु बन रहा है। इसकी लंबाई 9.76 किलोमीटर है, जो गंगा नदी पर स्थित है। देश की सबसे लंबी सुरंग श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग। देश की सबसे लंबी सुरंग श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग है, जो कुल लंबाई 9.28 किलोमीटर है। ये सुरंग जम्मू कश्मीर में NH44 में स्थित है। देश की सबसे लंबी सुरंग श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग है, कुल लंबाई 9.28 किलोमीटर है। ये सुरंग जम्मू कश्मीर में NH44 में स्थित है। भारत की सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। ये 6 लेन वाला है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। भारत का पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे में है। भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे हो गया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। भारत का सबसे पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे था मुंबई से पुणे वाला। भारत का सबसे चौड़ा जो है एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। इससे रिलेटेड ये सारा क्वेश्चन है।
चाहे तो कर सकते हैं। PDF आप आराम से डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन सा वेबसाइट से। अब राष्ट्रीय जल मार्ग से रिलेटेड देखते हैं। भारत में कुल जल मार्ग की संख्या 6 है। NW नेशनल वाटरवे, NW यह सबसे लंबा जो हल्दिया से इलाहाबाद तक जाता है, गंगा नदी से होते हुए यह सबसे लंबा जो हल्दिया से इलाहाबाद तक जाता है। और NW2 यह ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से डुबरी तक जाता है, जो कि असम में है। तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान यह पूर्वी घाटी तथा पूर्वी तट पर बीच है। यह अधिक चौड़ा पश्चिमी तटीय मैदान यह पश्चिम घाट पर्वत तथा पश्चिम तट के बीच स्थित है। समुद्री सीमा 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। आधार रेखा बेस लाइन यह काल्पनिक रेखा है जो टेढ़े मेढ़े तट को एक सीधा आकार प्रदान करती है। समुद्र की दूरियाँ यहीं से मापी जाती है 1 नॉटिकल मील से। तो यह काल्पनिक रेखा जो टेढ़े मेढ़े को एक सीधा आकार प्रदान करती है, सभी समुद्र की दूरियाँ नॉटिकल मील से मानी जाती है। समुद्र सीमा यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक होता है। यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक होता है। बिना अनुमानित प्रवेश करने पर देश यहाँ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। समुद्र सीमा यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक होता है। बिना अनुमति प्रवेश करने पर यहाँ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। संलग्न क्षेत्र यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक होता है। यह देश का सीमा शुल्क लगता है, यानी कि देश की सीमा शुल्क लगता है संलग्न क्षेत्र पर। अब अनन्य आर्थिक क्षेत्र यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ पेट्रोलियम तथा नए द्वीपों की खोज का अधिकार होता है। उच्च सागर यह आधार रेखा से 200 नैनोमीटर के बाद वाला क्षेत्र होता है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून लगता है तथा सभी के बराबर अधिकार होता है। समुद्री तट तो काठियावाड़ तट, सौराष्ट्र तट जो गुजरात में है, गोकर्ण सह्याद्री तट महाराष्ट्र से गोवा के बीच वाला तट ये होते हैं। केनारिया कन्नड़ तट कर्नाटक तट पर स्थित है। मालाबार तट केरल में स्थित है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश में है, कावेरी से कृष्णा तक। उत्तरी सरकार का तट आंध्र प्रदेश उड़ीसा जो कि कृष्णा से महानदी के बीच स्थित है। तो उत्तरी सरकार का तट या आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच स्थित है। उत्कल तट हो गया उड़ीसा प्लस बंगाल महानदी से हुगली नदी के बीच स्थित है। परमाणु शक्ति गृह परमाणु संयंत्र आविष्कार शिकागो में किया गया था। परमाणु संयंत्र का आविष्कार शिकागो में किया गया था, USA। एनरिको फर्मी अभिखंडन अभिक्रिया देख लेते हैं। तो इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम और अनिवार्य रूप से जर्कोनियम मिलाया जाता है। नियंत्रक जो होता है कैडमियम या बोरॉन नियंत्रक के रूप में यूज किया जाता है। मंदक यानी कि कम करने का काम करता है। ग्रेफाइट जो परमाणु पायल के नाम से जानते हैं। भारी जल स्विमिंग पूल ये होते हैं। शीतलक इसमें जो होता है, शीतलक में यूज किया जाता है द्रवित सोडियम को। सुरक्षा में कंक्रीट वाल उपयोग करते हैं। नरौरा जो है कहाँ पर है? नरौरा परमाणु शक्ति गृह केंद्र UP में है। रावत भाटा यह राजस्थान में है। काकरापारा गुजरात में है। तारापुर महाराष्ट्र में। भारत का पहला USA के सहयोग से बना था तारापुर में। कैगा जो कि कर्नाटक में है स्थित। उसके बाद है कडलकुलम यह तमिलनाडु में है। फिर है कलपक्कम चेन्नई में है। इसे इंदिरा गांधी या कामिनी भी कहते हैं। हरियाणा के गोरखपुर तथा महाराष्ट्र के जैतापुर में नया परमाणु बिजली घर लगाया जा रहा है। हरियाणा के गोरखपुर तथा महाराष्ट्र के जैतापुर में परमाणु बिजली का घर लगाया जा रहा है। बंदरगाह यानी कि सी पार्ट। भारत में लगभग 250 छोटे बंदरगाह है जो राज्य सरकार के अधीन है। सर्वाधिक छोटे बंदरगाह महाराष्ट्र में है जो कि यहाँ पर
भारत में लगभग 250 छोटे बंदरगाह हैं जो राज्य सरकार के अधीन है। सर्वाधिक छोटा बंदरगाह महाराष्ट्र में, जो कि 53 है, 53वां स्थान पर आता है। भारत में 13 बंदरगाह है जो केंद्र सरकार के अधीन है। सर्वाधिक बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में, जो कि 3% है। कांडला गुजरात ज्वारीय मुक्त व्यापार सर्वाधिक व्यापार दीनदयाल उपाध्याय, तो ये कांडला इसके लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पे गुजरात है और वहाँ पे ज्वारीय मुक्त व्यापार और सर्वाधिक व्यापार वहाँ पे होता है, कांडला से होता है। मुंबई सबसे बड़ा ये है, मुंबई में सबसे बड़ा महाराष्ट्र में। और यहाँ पर है कि नहावा शिवा महाराष्ट्र में है। सबसे आधुनिक जवाहरलाल सबसे आधुनिक ये है। फिर है मुर्मुगांव गोवा पर्यटक और इस चूरी पर स्थित है। मुर्मुगांव गोवा में स्थित है, पर्यटक इस चूरी पर स्थित। मंगलोर कर्नाटक केंद्रमुखी के लौह अयस्क का निर्यात होता है यहाँ पे। कोच्चि लगून पर स्थित है, अरब सागर की ये रानी कहलाती है। कोच्चि अरब सागर की रानी। तूतीकोरिन तमिलनाडु और सबसे कम गहरा ये है तूतीकोरिन, सबसे कम गहरा तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। सबसे पुराना एन्नौर में जो स्थित है, एन्नौर में यह तमिलनाडु निगम पर आधारित है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और यह सबसे गहरा सबसे सुरक्षित जहाज मरम्मत यहीं पे होता है, विशाखापट्टनम में। तो अब पाराद्वीप उड़ीसा चावल निर्यात वाला जगह पाराद्वीप में होता है। कलकत्ता पश्चिम बंगाल हुगली नदी पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान या दक्षिण, यहाँ पे है कि पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। अब छोटे बंदरगाह, मुद्रा बंदरगाह गुजरात में, पीपावा बंदरगाह ये भी गुजरात में है। और दहेज बंदरगाह गुजरात रसायन व्यापार करने में। फिर है धामरा बंदरगाह, ये उड़ीसा में है। इस तरह के इतने सारे बंदरगाह के बारे में हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं इससे नेक्स्ट में। तो जलयान निर्माण यार्ड यानी कि डैक यार्ड जिसको कहते हैं, जलयान निर्माण यार्ड। तो गार्डन रीच वर्कशॉप कोलकाता नौसैनिकी जहाज़ें है। गार्डन रीच वर्कशॉप कोलकाता नौसेना की जहाज़ें है। हिंदुस्तान शिपयार्ड जो विशाखापट्टनम में है, हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि सबसे बड़ा ये है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो कोच्चि सबसे बड़ा है। गोवा शिपयार्ड गोवा में है। फिर मंच गांव डॉक मुंबई नौसेना की जहाज तथा पनडुब्बी। तो ये जलयान निर्माण यार्ड है। मझगांव डॉक मुंबई नौसेना की जहाज तथा पनडुब्बी यहाँ पर बनाया जाता है। जीव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व, जीव मंडल रिजर्व मानव को पृथक किए बिना ही जीवन जंतु को संरक्षण दिया जाता है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के जीव तथा पादप रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जैसे इसमें संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण दिया जाता है राष्ट्रीय उद्यान में, तथा मानव प्रवेश को रोक दिया जाता है। रणभोर ये बाघ के लिए है और गिर जो है यह शेर के लिए है। वन्य जीव अभयारण्य यह राष्ट्रीय उद्यान का ही बहुत बड़ा रूप होता है। हॉट स्पॉट विश्व में कुल हॉट स्पॉट की संख्या 36 है। यहाँ जैव विविधता बहुत अधिक होती है। भारत में 2 हॉट स्पॉट है, एक पश्चिम घाट और एक पूर्वी हिमालय। कुछ प्रमुख अभयारण्य एवं जीव मंडल रिजर्व के नाम दिया हुआ है। नामदफा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में ये भी है। नामदफा भी अरुणाचल प्रदेश में है। डिब्रू शेखोवा असम में है। मानस ये भी असम में है। काजीरंगा ये असम में है। एक सिंग वाला गेंडा यहीं पे होता है काजीरंगा में। नोकरेकिया मेघालय में। कंचनजंगा ये सिक्किम में है। उसके बाद यहाँ पर है कि सुंदरलाल पश्चिम बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाल उड़ीसा ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। भीतर कनिका ये भी उड़ीसा में कछुआ तथा घड़ियाल वहाँ पे है। फिर गाहिर माथा में प्रेजेंट है।
वाल्मीकि यह बिहार में प्रेजेंट है, मतलब बिहार के चंपारण जिला में। उदयपुर ये भी चंपारण में प्रेजेंट है। बेतला ये झारखंड में है। दुधवा ये उत्तर प्रदेश में। नंदा देवी जो अभयारण्य उत्तराखंड में प्रेजेंट है। जिम कार्बेट ये भी उत्तराखंड में भारत का पहला, और ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। राजा जी जो अभयारण्य है उत्तराखंड में प्रेजेंट है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। हिमालयन नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में है। किस वार्ड या जम्मू कश्मीर में है? सलीम अली सिटी जम्मू कश्मीर में ये भी है। फिर है डची गांव जम्मू कश्मीर में है। सुल्तानपुर ये हरियाणा। गुड़गांव पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। फिर है सरिस्का या रणथंभौर या नाहरगढ़ राजस्थान में है। घाना यानी कि केवला देव राजस्थान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सारस पक्षी यहाँ पे था। कान्हा किसली बांधवगढ़ या मध्य प्रदेश में है। कांगेर घाटी या संजय गांधी तो ये छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट है। गिर जो है वह गुजरात यानी कि बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। फिर है नाल सरोवर गुजरात या पश्चिम बिहार में है। फिर है नवेगांव महाराष्ट्र में है। इंद्रावती जो छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट है। बांदीपुर कर्नाटक में। श्री वेंकटेश्वर यह आंध्र प्रदेश में। इंदिरा गांधी तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। पेरियार केरल में है। शांत घाटी केरल में। चंद्रप्रभा यह बनारस में प्रेजेंट है, पक्षी के लिए है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा यहाँ पे है। अभी तक तो क्वेश्चन ही है। उसके बाद इंडियन रेलवे से रिलेटेड बात कर लेते हैं। भारत में पहली बार ट्रेन फेरी क्वीन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासन में चली थी। भारत में पहली बार ट्रेन फेरी क्वीन 16 अप्रैल 1853 को। पहली विद्युतीय ट्रेन दक्कन क्वीन 1925 में मुंबई से कुर्ली के बीच चली। और मुंबई से थाने के बीच चली थी ट्रेन पहली बार। और 1925 में पहली विद्युतीय ट्रेन चला था। विश्व में पहली ट्रेन 1825 में इंग्लैंड के लिवरपूल तथा मैनचेस्टर के बीच चली। विश्व में पहली ट्रेन 1825 में इंग्लैंड के लिवरपूल तथा मैनचेस्टर के बीच चली। जोन भारतीय रेल को 17 जोन में बांटते हैं जो जनरल मैनेजर के अधीन होती है। भारतीय रेल को 17 जोन में बांटते जो जनरल मैनेजर के अधीन होती है। डिवीज़न जोन को पुनः डिवीज़न में बांटते हैं। यह डिविजनल रेलवे मैनेजर के अधीन होती है। डिवीज़न की कुल संख्या 69 है। तो यहाँ पर 69 में जो दिया हुआ है टोटल, पहले कुछ उत्तरी रेलवे नई दिल्ली में है। उत्तर मध्य इलाहाबाद में। दक्षिण रेल चेन्नई में। दक्षिण मध्य सिकंदराबाद में। पूर्वी रेल कोलकाता में है। पूर्व मध्य जो है हाजीपुर में। फिर पश्चिमी रेल मुंबई में। पश्चिमी मध्य जबलपुर में। मध्य रेल CST। फिर उत्तर पूर्व गोरखपुर में। उत्तर पश्चिम जयपुर में है। फिर दक्षिण पश्चिम हुगली में। दक्षिण पूर्व कोलकाता में। दक्षिण पूर्व मध्य यह बिलासपुर में। पूर्वी तटीय भुवनेश्वर में। कलकत्ता में कोलकाता में है। फिर उत्तर पूर्व सीमांत गुवाहाटी में। दक्षिण तट रेलवे या विशाखापट्टनम में है। तो इस तरीके से ये है डाउन ट्रेन। सोर्स स्टेशन से खुलने वाली ट्रेन को डाउन ट्रेन कहते हैं। डाउन ट्रेन सोर्स स्टेशन से खुलने वाली ट्रेन को डाउन ट्रेन कहते हैं जो पूर्व या दक्षिण दिशा में जाती है। डाउन ट्रेन से खुलने वाली ट्रेन को डाउन ट्रेन कहते हैं जो पूर्व या दक्षिण दिशा में जाती है। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यह पदों की भर्ती कराती है। इसकी संख्या 21 है। VT विक्टोरिया टर्मिनल। और CST RRB यह पदों की भर्ती कराती है। इसकी संख्या 21 है। VT यानी कि हो गया विक्टोरिया टर्मिनल। CST यहाँ पे हो गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल।
नदी की बात करते हैं तो यह किसी पर्वत, ग्लेशियर या झील से निकलती है और ढाल के अनुरूप बहती है और यह मार्ग में बहुत गहरी होती है। सहायक नदी, यह मुख्य नदी में आकर मिलने वाली छोटी नदियाँ होती है, कम गहरी होती है। नदी तंत्र, मुख्य नदी तथा उसके सहायक नदी को मिलाकर नदी तंत्र बनता है। बेसिन या द्रोणी, किसी नदी तंत्र द्वारा जहाँ तक सिंचाई किया जाता है उस द्रोणी या बेसिन कहते हैं। सबसे बड़ा बेसिन गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा। तो ट्रिक से भी याद करते, गंगा सिंह के गोद में, कृष्णा ब्रह्मा से महान नहीं। तो गंगा सिंह के गोद में, कृष्णा ब्रह्मा से महान नहीं। तो गंगा नदी हो गया, सिंधु नदी हो गया, गोदावरी नदी हो गया, कृष्ण नदी, ब्रह्मा नदी, फिर है महानदी और नर्मदा। ऐसे करके जल विभाजक, दो नदी तंत्र के जल को अलग करने वाला उठा हुआ क्षेत्र जल विभाजक कहलाता है। भारतीय नदियाँ होता है, एक हिमालय नदियाँ, एक प्रायद्वीपीय नदियाँ में डिवाइड है। हिमालय नदियाँ में हो गया सिंधु तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र, गंगा तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला नदी और अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाला नदी। सिंधु नदी तंत्र, यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, कश्मीर होते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु जल समझौता 1960 के तहत सिंधु तंत्र के दो नदी झेलम तथा चिनाब का भारत केवल 20% जल प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर है सिंधु नदी या तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, कश्मीर होते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु जल समझौता 1960 के तहत सिंधु जल समझौता के 1960 के तहत सिंधु तंत्र के दो नदी झेलम तथा चिनाब का भारत केवल 20% जल प्रयोग करेगा। तो सिंधु जल समझौता ये कहा गया था 1960 में। झेलम नदी कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है और भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए चिनाब में मिल जाती है। चिनाब नदी हिमालय प्रदेश से निकलकर कश्मीर होते हुए, चिनाब जो है हिमाचल प्रदेश से निकलकर कश्मीर होते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब होते हुए चिनाब नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर ब्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश से निकलकर सतलज में मिल जाती है। तो ये सब नदी है। उसका सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलकर शिवकिला दर्रा होते हुए मानसरोवर झील से निकलकर शिवकिला दर्रा होते हुए भारत में प्रवेश करती है। मानसरोवर झील से निकलकर शिवकिला दर्रा होते हुए भारत में प्रवेश करती है और चिनाब में ये भी मिल जाती है। ठीक हो गया झेलम, चरस, विष। ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम मानसरोवर झील से होता है। तिब्बत में इसे गंगा मतलब सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना, गंगा में मिलने के बाद मेघना। तो इसका अलग अलग नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम जो स्थान है मानसरोवर झील से होता है। तिब्बत में इसे सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र ठीक है, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। गंगा में मिलने के बाद इसका नाम मेघना पड़ जाता है। दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसे खूनी नदी भी कहते हैं। लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं। सब्र, नासरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बराक भी है, यह भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की भी सहायक नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर है। इसमें बैक्टीरियोफेज जीवाणु पाया जाता है जो हानिकारक जीवों को खा जाता है। उद्गम तथा पश्चिम बंगाल में इसे भागीरथी कहते। उद्गम तथा पश्चिम बंगाल में इसे भागीरथी भी कहते। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय नदी गंगा के डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा नदी दो देशों से गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अब यमुना बात करते हैं। बंदरपूछ हिमालय से निकलती है। यमुना नदी सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। लूनी, यह अरावली के पूर्वी ढाल से निकलकर चंबल में मिल जाती है। बनास, यह अरावली के पूर्वी ढाल से निकलकर चंबल में मिल जाती है। चंबल ये सहायक क्षिप्रा का है। विंध्याचल के
उत्तरी ढाल से निकलकर यमुना में मिल जाती है। काली सिंध चंबल की सहायक नदी है और सिंधु यमुना की सहायक नदी है। बेतवा बेतवा केन ये भी दोनों जो है यमुना की सहायक नदी है। सिंध भी यमुना की सहायक नदी है। काली सिंध भी यमुना की सहायक नदी है। सोन अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। रिहंद सोन की सहायक है। दामोदर दामोदर जो हो गया झारखंड से निकलकर हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर जो हो गया झारखंड से निकलकर हुगली नदी में मिल जाती है। भ्रंश घाटी में बहती है, इसे बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। झारखंड से निकलकर हुगली नदी में मिल जाती है, भ्रंश घाटी में बहती है, इससे बंगाल का शोक कहते हैं। स्वर्ण रेखा यह झारखंड की प्रमुख नदी है। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की प्रमुख नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बराकर नदी यह झारखंड की प्रमुख नदी है। हुगली नदी यह गंगा की एक शाखा है जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानंदा सिक्किम से निकलकर गंगा में मिल जाती है। महानंदा नदी सिक्किम से निकलकर गंगा में मिल जाती है। कोसी नेपाल में इसे सप्तकोशी भी कहते हैं। कटिहार के कुर्सेला में गंगा में मिल जाती है। तो यहाँ पर है कुर्सेला में गंगा में मिल जाती है। कटिहार के कुर्सेला में गंगा में मिल जाती है। विश्वासघाती नदी यह होता है। बिहार में शोक नदी इसको कहते हैं। गंडक नेपाल से निकलकर सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। घाघरा जिसको सरयू कहते हैं, नेपाल से निकलकर छपरा में गंगा से मिल जाती है। छपरा में गंगा से मिल जाती है। घाघरा नदी नेपाल से निकलकर छपरा में गंगा से मिल जाती है, इसे सरयुग भी कहते हैं। शारदा घाघरा की सहायक नदी है। शारदा जो है घाघरा की सहायक नदी है। गोमती नेपाल से निकलकर जौनपुर में गंगा में मिल जाती है, तो ये गोमती नदी होता है। फिर है रामगंगा कुमायूं हिमालय से निकलकर कन्नौज में। रामगंगा जो है कुमायूं हिमालय से निकलकर कन्नौज में गंगा में मिल जाती है। इसके तट पर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। रामगंगा कुमायूं हिमालय से निकलकर कन्नौज में गंगा में मिल जाती है। इसके तट पर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। साबरमती अरावली के दक्षिण भाग में निकलती है। साबरमती जो है वह अरावली के दक्षिण भाग में निकलती है। सबसे प्रदूषित नदी साबरमती नदी है। अरावली के दक्षिण भाग में निकलती है। माही कर्क रेखा को दो बार काटती है। माही जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। नर्मदा अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा जो है वह अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। यह डेल्टा न बनाकर इस चूरी बनाती है। ताप्ती हो गया पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहते हुए। ताप्ती पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहते हुए इस चूरी बनाती है और अरब सागर में गिर जाती है। महानदी अमरकंटक से निकलकर पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी जो है वह अमरकंटक से निकलकर पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी जो है नासिक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी है नासिक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, इसे दक्षिणी या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। गोदावरी को नासिक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, इसे दक्षिणी या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी हो गया। पेनगंगा वर्धा इंद्रावती और भीमा, ये 4 जो है पेनगंगा वर्धा इंद्रावती भीमा, ये गोदावरी की सहायक नदी है। पेनगंगा वर्धा इंद्रावती। कृष्णा नदी यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा जो नदी है यह बंगाल की खाड़ी के महाबलेश्वर से निकलती है और यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तुंगभद्रा यह कृष्णा की सहायक नदी है। इसके उत्तर में विजयनगर की राजधानी हम्पी है। तुंगभद्रा यह कृष्णा की सहायक नदी है। इसके उत्तर में विजयनगर की राजधानी हम्पी है, तुंगभद्रा के नज़दीक। अब कावेरी कर्नाटक के ब्रह्मागिरी पर्वत से निकलती है। कावेरी जो नदी है कर्नाटक के ब्रह्मागिरी पर्वत से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच है। कावेरी कर्नाटक के ब्रह्मागिरी पर्वत से निकलती है
और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच है। कावेरी जल विवाद जो है वह कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच है। इसके दक्षिण भारत की गंगा भी कहते, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को। पेरियार केरल की नदी जो पश्चिम में जाती है, पेरियार केरल की नदी है जो पश्चिम में जाती है। बैगाई भारत की सबसे दक्षिणी नदी है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है 68 पेज तक। अब लास्ट पेज में आ गए सुरक्षा बल सिक्योरिटी फोर्स रिलेटेड। असम राइफल AR 1835 म्यांमार में है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1939 में यह आंतरिक सुरक्षा का काम करता है। सशस्त्र सीमा बल SSB 1963 यह नेपाल से रिलेटेड है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITPB 1962 में इसका नाम रखा गया। ये चीन सीमा से जुड़ता है। सीमा सुरक्षा बल BSF तो पाकिस्तान सीमा प्लस बांग्लादेश सीमा से जुड़ता है। औद्योगिक सुरक्षा बल CISF यह औद्योगिक सुरक्षा करने का काम करता है। ये 1969 में आया था। उसके बाद भारतीय तट रक्षक ICG 1977 से समुद्र तट की रक्षा करने का काम करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG 1984 में आया। ये VIP सुरक्षा होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG 1988 में आया था, विशेष सुरक्षा करने का काम करता है। हेड क्वार्टर यानी कि भारतीय थल सेना का हेड क्वार्टर जो उत्तरी कमांड का उधमपुर में, पश्चिम कमांड जो है यह चंडी मंदिर में यानी कि चंडीगढ़ में है। दक्षिण पश्चिम का जो हेड क्वार्टर है वह पुणे में है। मध्य कमांड लखनऊ में, पूर्वी कमांड कोलकाता में, ट्रेनिंग कमांड शिमला में है। उसके बाद यहाँ पर है कि भारतीय नौसेना इंडियन नेवी पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम में है। दक्षिणी कमांड कोच्चि में है। पश्चिम कमांड मुंबई में। भारतीय वायुसेना जैसे पश्चिमी कमांड नई दिल्ली, दक्षिण पश्चिम गांधीनगर, केंद्रीय कमांड इलाहाबाद में है। पूर्वी कमांड शिलोंग में। मेंटेनेंस कमांड नागपुर में है। ट्रेनिंग कमांड बंगलुरु में। दक्षिण कमांड तिरुअनंतपुरम में। तो ये सब याद रख लीजिए। भारतीय वायुसेना का कहाँ पर है? पश्चिमी कमांड नई दिल्ली में, दक्षिण पश्चिम गांधीनगर में, केंद्रीय कमांड इलाहाबाद में, पूर्वी कमांड शिलोंग में, मेंटेनेंस कमांड नागपुर में, केंद्रीय कमांड बेंगलुरु में। तो इस पेज में जितना था यानी कि 69 पेज में जितने भी सारा जियोग्राफी इंडियन मैप से रिलेटेड था वो सारे बात जान लिए। इससे पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।